પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे, बिल्किस को रेप करने वालों को आप उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा। नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। पहले चरण के चुनाव के लिए अब महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 1 दिसंबर तारीख जब 89 सीटों पर, गुजरात की 19 जिलों की 89 सीटों पर चुनाव होने हैं और मतदाता दरअसल मतगणना के माध्यम से अपना सिरमौर चुनने वाले हैं। इन 89 सीटों को लेकर तमाम पार्टियों ने, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने ही अपनी तरफ से पुरजोर दम लगाया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि 27 सालों का भेद दुर्ग है जिसे भेदने के लिए कांग्रेस और आप भी तैयार है। इधर पहले चरण के लिए प्रचार का शोर तो कल ही थम चुका था, लेकिन दूसरे चरण के चुनावों के लिए जो कि 5 दिसंबर को होना है, इसके लिए प्रचार में एक बार फिर से कमान संभालते हुए, उसमें धार देते हुए वो स्टार प्रचारक नजर आए जिन्होंने हिंदुत्व की जिस तरीके से बिसात बिछाई है, एक बार फिर से विपक्षियों की घेराबंदी करने के लिए एक नई रणनीति तैयार कर दी है। इन सब के बीच गुजरात में गोधरा की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जो कि सबसे ज्यादा जिनकी प्रचार के दौरान डिमांड रही, जब गोधरा की धरती पर पहुंचते हैं तो वो सीधे सीधे गोधरा का जिक्र करते हैं। 20 सालों से दंगे नहीं हुए, ये कहकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी कमान संभाल रखी है और गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर कट्टरवाद पर, चरमपंथ पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो संकल्प लिया गया है कट्टरपंथ को खत्म करने का, उस संकल्प के तहत एंटी रेडिकल सेल भी बनाया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में गुजरात का ये मॉडल देश के लिए क्या मॉडल साबित होने वाला है? पहले चरण से पहले गोधरा की और एंटी रेडिकल सेल की ये गूंज गुज्जू भाई को किस तरफ लेकर जाएगी? गुजरात की जनता किधर इन्वेस्ट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल आज इस चर्चा के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आइए चलिए एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से पहले चरण के चुनाव से पहले ही गोधरा की गूंज सुनाई देती है और इसका क्या सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। कौन परेशान है, कौन बेहाल है और किसकी हो रही है बल्ले बल्ले, समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। गुरुवार को 89 सीटों के लिए मतदान होने हैं। पहले चरण के मतदान में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ के 19 जिलों की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। भले ही पहले चरण के लिए चुनावी शोर शून्य में विलीन हो चुका हो, लेकिन गोधरा दंगे की गूंज एक बार फिर से गुजरात की सियासी गलियारों में गूंज उठी है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से गोधरा और राम भक्तों का जिक्र किया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने गोधरा और राम भक्तों का जिक्र किया, उससे कई सियासी समीकरण सधते हुए नजर आ रहे हैं। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में गोधरा और राम मंदिर की गूंज से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी गोधरा दंगे की नब्ज को दबाया था। अमित शाह ने बीजेपी के शासन की याद दिलाते हुए कहा था कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि दंगाइयों ने
दोबारा दंगे करने की हिमाकत नहीं की। પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સર। बीजेपी के गोधरा दंगे के कार्ड पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी शाहपत पलटवार किया था। मुस्लिमों को साधने के लिए ओवैसी ने जवाब में बिल्किस बानो का जिक्र कर डाला था। बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। विकास के दावे और वायदों के बीच जिस तरह से गोधरा का जिक्र हो रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। अब देखना ये है कि गुजरात में गोधरा की गूंज का किसे फायदा मिलता है। क्या बीजेपी को गोधरा के जिक्र से एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिलता है या फिर विपक्ष के बिल्किस बानो कार्ड से विपक्ष को फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। કોંગ્રેસિયાઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સર। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया। बेस्ट बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है, अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ। तो विकास के मुद्दे से शुरू हुआ चुनावी प्रचार राष्ट्रवाद से आगे बढ़ता हुआ आतंकवाद को सवालों में घेरते हुए अब हिंदुत्व तक जा पहुंचा है। और हिंदुत्व की इस बिसात में भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों तक का अभेद दुर्ग जो तैयार किया है उसे भेदने के लिए कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर MIM, तीनों एक तरीके के ही बयान दे रहे हैं और बयानों के जरिए गुजराती जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन गुजराती जनता है बहुत स्मार्ट है, जानती है कि इन्वेस्ट कहां करना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात की जनता का मूड समझते हुए हर बार कुछ ऐसे मुद्दे सामने रख रही है जिसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ना लाजमी है। एंटी टेरर सेल के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है, लेकिन अब सीधे सीधे एंटी रेडिकल सेल की भी बात हो रही है। जिस तरह से चरमपंथ बढ़ रहा है, कट्टरपंथ बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहकर एक नया दांव खेल दिया है कि बढ़ते हुए कट्टरपंथ, बढ़ते हुए चरमपंथ को रोकने के लिए अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो एंटी रेडिकल सेल जरूर तैयार किया जाएगा और यही मॉडल आने वाले समय में पूरे देश में भी लागू होगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर कह रही है अपनी बातें, आइए सुनते हैं। प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो, इसकी हम तैयार हैं।
तो कितना बड़ा व्यापक असर होने वाला, आइए देखते समझते हैं। हमारे साथ गुजरात से अब नया पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करती हूं आज के अतिथियों का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रवक्ता भावना दवे जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति को अपने स्तर से समझने वाले के बालाकृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं भावना जी आपके साथ शुरुआत करती हूं। एक बार फिर से गोधरा की गूंज का क्या फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए इस बात का जिक्र किया जा रहा है? देखो, हमने कोई गूंज की बात करी ही नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास की बात की है, विकास की ही बात की है। हमने हमारे चुनाव में हमने पूरा हिसाब दे दिया है कि 5 साल पहले हम लोगों ने जो वायदे किए थे वो वायदों से भी ज्यादा हमने काम किया है, और इसलिए हमारे लिए ये सब मुद्दे मायने नहीं रखते। हम तो सिर्फ विकास करना चाहते हैं, और विकास तभी होता है जब स्टेट में शांति होती है, सब एक दूसरे के साथ शांति से ही मिलकर रहते हैं, तभी होता है। इसलिए हमने ये जो सेल बनाया है, जो रेडिकल सेल बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि दंगे फसाद ना हो, सब शांति से रहे और विकास हो, और बाहर की कंपनियों को भी यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से गुड गवर्नेंस का लाभ मिले और अच्छा लाभ मिल सके। इसलिए हम तो विकास की बात करते हैं और सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमें ये करने की जरूरत नहीं है। गोधरा के बाद कोई हमारे यहाँ दंगे नहीं हुए, शांति से 27 साल से हमारी भावना जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप चुनावों से पहले, ठीक एक दिन पहले अगर ऐसी बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष ये कह रहा है। देखिए बहन जी, कि ये जो पार्टियां है कांग्रेस और जो कोई नई आई है, तो उनका मकसद ये है कि हम किस तरह से मत बटोरे, भ्रमित करके लोगों को। हमने अभी तक तो हमारा हिसाब ही दिया था, पर आज भ्रमित करने के लिए ये सब बातें हमारे हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखते हैं कि कांग्रेस ने कई सालों तक तुष्टीकरण किया। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम ऐसी राजनीति करते हैं कि कानून सबके लिए समान है, सबका साथ सबका विकास, ये बात करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास को लेकर ही बात करते हैं। ठीक है भावना जी, आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ भावना जी दोबारा। आपकी बातों का जरा जवाब ले लिया जाए। हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भदौरिया साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आपको मेरी आवाज? जी नमस्कार। अजीत जी, जिस तरीके से आपने सुना कि भावना जी कह रही हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है ऐसी बातें करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ऑल इन ऑल समेकित रूप से विकास को जोड़ने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती है, और विकास के मुद्दे पर ही वो हैं, वो मुद्दे से नहीं भटके हैं। अभी भी अगर गोधरा की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो वो सब कुछ विकास को समेटे हुए है। देखिए कनिका जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं लावनी बोल रही हूँ भदौरिया जी, मैं लावनी बोल रही हूँ जी। लावनी जी, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आप देखेंगे कि 27 साल से एक पार्टी की सरकार है और 8 साल से केंद्र में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है जो गुजरात को रिप्रेजेंट करता है, जो उससे पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था। और वो व्यक्ति आज गुजरात के चुनाव में एक तो पूरे संसाधन लगा दिए, पूरी केंद्र सरकार लग गई, मध्य प्रदेश की सरकार लग गई, आसपास की सारी सरकारें लग गई हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास टीम है, वो अपनी टीम उतार रहे हैं। आपको उन्होंने मना थोड़ी किया कि आप अपनी टीम मत उतारिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता जुड़ते हैं डिबेट में, वो एक बात कहते हैं कि पूरी मशीनरी लगा दी। मेरा उनसे बस एक ही सवाल है, भाई आपके पास मशीनरी की कमी तो है नहीं, आप भी लगाइए अपनी पूरी टीम को। ये तो चुनाव है, चुनाव में तो ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता है ना, संजीदगी के साथ। आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं कि मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे जायज प्रश्न करूंगी। नहीं, और अगर आपको जायज प्रश्न का जवाब देना चुभ रहा हो तो आप बता दीजिए। सीधा सा प्रश्न है, आपके पास क्या, आपके पास वो मशीनरी नहीं है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आप फिर बीच में इंटरप्ट बोलिए अजीत जी, बोलिए। मेरी बात होने दीजिए पूरी। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड दिया मैंने आपको अनइंटरप्टेड, रखिए अपनी बात। वो व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, देश का प्रधानमंत्री है, आज उसको 27 साल बाद भी पोलराइज करने की आवश्यकता पड़ रही। क्यों नहीं बता रहा है वो व्यक्ति कि गुजरात में हमने ये विकास किया?
क्यों नहीं बता रहा है वो व्यक्ति की गुजरात में हमने एजुकेशन स्तर को इतना बढ़ाया, विकास के मॉडल को इतना लाया? क्यों? क्योंकि बताने लायक वो बचे नहीं है। आज स्थिति ये पैदा करके रख दी है। मैं आपको बताऊं कि सूरत का आपका हीरा उद्योग खत्म हो गया, साड़ी उद्योग खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो चुके। आज उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय धार्मिक उन्माद फैला के, लोगों की भावनाएं भड़का के, वो अपने वोटों को लेने के अलावा उनके पास दूसरा काम बचा नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आज देखिए मुंद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ रुपए के हजारों कुंटल, हजारों किलो वो सफेद वो ड्रग्स उतर रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है अजीत भदौरिया जी, आपने जितने आरोप लगाए हैं इसका जवाब मैं भावना जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और बड़ा सीधा सा सवाल होगा और इसका जवाब मैं सोचती हूं कि आप बड़ी सिधाई के साथ देंगे, गोल मोल मत करिएगा। आपके जितने आरोप लगाए उसका जवाब तो जरूर भावना जी से लूंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नेता चंदन ठाकुर क्या बयान देते हैं, आपके नेता इंद्रजीत परमार क्या कहते हैं, मुस्लिम वोटर्स को लेकर किस तरीके से रिझाने को लेकर बयान दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है? इसको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? देखिए मैं आपकी इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भाषा राजनीति में भाषा का स्तर 2013 गिरा है। जब से देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है, तब से देश में भाषाई स्तर गिर चुका है। तो इसका मतलब भाषाई स्तर गिराने में फिर तो आप लोगों ने भूमिका निभाई ना। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर, झूठों का सरदार, रावण, औकात, जाति न जाने, लंबी फहरिस्त है। फहरिस्त आपकी तरफ जाएगी। मैं पूछूंगी अभी भावना जी से भी, आप ये मत सोचिए कि मैं भावना जी से नहीं पूछूंगी, मैं उनसे भी ये प्रश्न पूछूंगी। अब आप मेरी बात सुनिए जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता करोड़ों की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाना, ये किसके लिए बोले जाते थे? आज नारी का कितना अपमान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरीके से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जल्दी से के बालाकृष्णन जी के पास जाती हूँ। आती हूँ बालाकृष्णन जी, आपके पास ही आऊंगी, बस 20 सेकंड जरा भावना जी को जवाब देने दीजिए। भावना जी, ये जो कांग्रेस जो बोल रहे हैं कि भावना जी और अजीत जी को आमने सामने लेकर आइए। नेता आ रहे हैं, तो मैं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछती हूँ रागिनी जी कि लोकशाही में ये चुनाव एक पर्व होता है और पहले भी आपके इंदिरा जी भी आती थी, राजीव जी भी आते थे, कई लोग आते थे, पर मुख्य बात है कि आज राहुल जी को आना चाहिए। राहुल जी, प्रियंका, सोनिया जी कोई दिख नहीं रहे हैं। उल्टा आप कह रहे हैं कि आपके जो खड़गे जी आ रहे हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को, एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, तो एक गरिमा को नहीं देखते हुए उन्होंने रावण जैसा शब्द का प्रयोग किया है और आपकी औकात बता देंगे ऐसा शब्द प्रयोग किया है। देखो, हम लोग अपनी भाषा संभल कर का उपयोग करते हैं, हम इतने नहीं गिरते। आपके प्रदेश के जो भाषा की मर्यादा बहुत मायने रखती है। पर्सनल अटैक और पॉलिटिकल अटैक डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल। के बालाकृष्णन जी, आपके पास आ रही हूँ और फिर से मैं ये मंच दूंगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, लेकिन के बालाकृष्णन जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। जब से गुजरात के लिए ये बिगुल बजा था, तभी से ये समझ में आने लगा था कि धीरे धीरे मुद्दे कहां किधर जाते हुए नजर आएंगे, और भाषाई मर्यादा तो हमने पहले भी टूटते हुए देखी है और आज भी हम वही देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से गोधरा का जिक्र किया गया, जिस तरीके से एंटी रेडिकल सेल का जिक्र किया गया, क्या इसका एक बिग इंपैक्ट आने वाले 1 और 5 तारीख को देखने को मिल सकता है? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात को जिस बनाया था, उसी हिंदुत्व पर ही फिर से वो कमबैक कर सकेगी? देखिए बहन जी, ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पक्ष जो इंडियन एंटी नेशनल कांग्रेस में कहता हूं, उसको क्या हक है कि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पोलराइजेशन करने का आरोप लगाने का? क्योंकि उन्हीं का लीडर और माजी जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, उसने खुद कहा कि देश के संपत्ति में सबसे पहला अधिकार मुसलमान लोग का होगा। ये सवाल एक पत्रकार के नाते मैंने खुद पूछा प्राइम मिनिस्टर, तब का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, तब आपने जो दिल्ली में जो बयान किया, आप उससे अचल है? वो सही बयान उसने किया। उसने कहा, यस, आई रिपीट, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैव द फर्स्ट राइट ओवर द इंडियन नेशंस रिसोर्सेज।
ऐसे जो कम्युनिस्ट स्टेटमेंट देते हैं, इस पार्टी को क्या अधिकार है दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट कहने का? और दूसरी बात, इन्हीं का पार्टी का जो नेता जो है राहुल गांधी, जो आजकल जोड़ो वोड़ो की यात्रा में चले हैं, उसने कहा कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज नॉट ए नेशन, और एक पार्लियामेंट के लोकसभा के फ्लोर के ऊपर उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। ऐसे जो एंटी नेशनल जो स्टेटमेंट दिया है, इस पार्टी को हक क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कम्युनिस्ट का आरोप लगाने का? और दूसरी बात रही जो गोधरा का कांड जो है, उसके बाद इसको उठाने के बाद मेरा जो सोर्सेस है गुजरात के, सब लोग है कि माहौल एकदम वहां पे बदल चुका है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए और अच्छा हो गया। वैसे भी ओवरऑल जितने भी जो ओपिनियन पोल कह रहे थे बीजेपी विल इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन योगी जी का जो कैंपेनिंग जो है उसके बाद माहौल जो है जबरदस्त वहां पे चेंज हो गया, और ये मैसेज गया कि गुजरात की जनता को अगर कोई कार सेवक को जलाने वाले का अगर कोई समर्थन करेगा, उनको राख में जलाया जाएगा। उनको कोई गुजरात का जनता जो यानी फायदा होगा अजीत जी, फायदा होगा। के बालाकृष्णन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने बहुत सारे गुजरात के इलेक्शंस को देखा है, समझा है। परिस्थितियां इस तरीके से बनती हैं कि कांग्रेस खुद ब खुद सेल्फ गोल कर ले जाती है। कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी भाव भंगिमाएं, कुछ ऐसा व्यवहार जिससे कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ती है। इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? देखिए, चुनाव हारे या जीते, कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, कांग्रेस ने भारत के जन की बात की है, कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार की बात की है। आप बताइए, एक IIT IIM बनाया क्या नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में? जितने भी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, चाहे आप गुजरात का IIM, अहमदाबाद वगैरह हो, कोई भी संस्थान हो, सारे कांग्रेस सरकार के समय बने। यहाँ तो मेट्रो की आधारशिला गांधीनगर में रखी थी नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री थे। आज तक पूरी हो पाई क्या? बुलेट ट्रेन की अहमदाबाद से फिर ऐसे में तो गुजरात की जनता आपसे भी पूछेगी ना कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पर तो आपने कितना काम किया, उस मॉडल को भी तो देखेगी ना। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मॉडल है, आम आदमी पार्टी के पास एक दिल्ली मॉडल है, वो लेके वहां जा रहे हैं। आपकी राजस्थान या छत्तीसगढ़ को देखते हुए जनता क्या माने, क्या समझे? इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है ना कि विश्वास कैसे जनता करे कांग्रेस पर। आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मॉडल देखा है क्या? आज राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान का नागरिक है, 10 लाख का स्वास्थ्य फ्री दिया है। राजस्थान में जो मेट्रो रेल बिक चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं, वो आप देखिए, आज ब्रांडेड दवाइयां अस्पतालों में राजस्थान के मिल रही हैं। ब्रांडेड पैथोलॉजी का टेस्ट उसमें राजस्थान के अस्पतालों में हो रहे हैं। सर, राजस्थान में तो हमने युवाओं को लाठियां खाते हुए भी देखा है। अगर कोई हिंदू अगर शोभा यात्रा निकालता है तो उस पर पत्थर पड़ते हुए भी देखा है। राजस्थान में तो हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद के केसेस भी देखे हैं। वहां तो हमने सत्ता के अंदर ही किस तरह उठापटक पड़ी हुई है उसे भी देखा है। देखिए, बेसिक्स पर बात कीजिए, बेसिक्स पर मैं भी बात करती हूँ, बेसिक्स पर आप भी बात कीजिए। आरोप प्रत्यारोप के लिए, उसका जवाब देने के लिए भावना जी है। सीधा सवाल है, कांग्रेस पर जनता विश्वास क्यों करे? बीजेपी, मैंने सुनो, इतनी निर्दयता, इतनी निर्लजता किसी एंकर में नहीं देखी आज तक। आप मुझे बैठ के अब मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत आकिए। अजय जी, पर्सनल अटैक करने की आप लोगों की डीएनए के अंदर, एक्चुअली पर्सनल अटैक करना किसी पर भी वो आपके डीएनए के अंदर है। आप प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते तो आप मुझको क्या छोड़ेंगे? मैं समझ सकती हूँ, आपसे जब असली सवाल पूछ लिया जाता है ना तो आपको चुभता है। आपके ये नैसर्गिक स्वभाव में आ चुका है कि अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए। आप प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, आप मुझे क्या छोड़ेंगे? आपका नैसर्गिक स्वभाव है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दर्शक ये देखते हैं कि मेरे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता को चुभते हैं। आपको मेरा सवाल चुभ गया, आपके पास मेरा जवाब, आपका जवाब नहीं था आपके पास मेरे सवाल का, इसलिए आपने मुझ पर पर्सनल अटैक किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के बालाकृष्णन, मैं निर्लज्ज हूँ, मुझे बात करना या मुझे सवाल पूछना नहीं आता। ये पर्सनल अटैक करके क्या कांग्रेस का नैसर्गिक स्वभाव हो गया है? के बालाकृष्णन, आपसे एक सीधा सवाल पूछा था मैंने अजय जी, आपके पास जवाब नहीं था, आप आगे पर्सनल अटैक करने को। के बालाकृष्णन, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इतने जबरदस्त सवाल उनके सामने रखे, आपने उसका जवाब नहीं है, इसके लिए आपके ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। ये आपने भी दूसरी भी बात आपने की, कांग्रेस के डीएनए में है। अगर कोई सही जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है तो पर्सनल अटैक करते हैं।
इनके कैरेक्टर में है, पंडित नेहरू से लेके अब तक राहुल गांधी तक। तो आप उसको सीरियस मत लीजिए, आप मुद्दे पर आइए। गोधरा कांड जो है और गोधरा का जो मैं इसीलिए के बालाकृष्ण जी मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में है ये करना। जब प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते तो फिर हमें क्या छोड़ेंगे? गोधरा जो है, गोधरा को गुजरात ने भूला नहीं है और वैसे भी के बालाकृष्ण जी मैं आपको बता दूं कि अजय जी फोन लाइन पर थे और अब उन्होंने फोन लाइन कट भी कर दिया है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था मेरे सवालों का, क्योंकि उनको मेरे सवाल चुप गए थे। मैंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर ली, सच्चाई क्या थी वो उनको बताने की कोशिश की। सच नहीं दिखता, आईने पर धूल जमी हुई है, जमी रहने दो, आईने की धूल नहीं हटाना है। के बालाकृष्ण जी, फिर आती हूँ भावना जी आपके पास। वैसे पैनल दोबारा कोशिश कीजिए अगर अजय जी हमारे साथ जुड़ सके तो। ना मुझे ताज्जुब नहीं होता है कि जो अजित जो भी है प्रवक्ता है कांग्रेस के, उसने लाइन काट दिया है, क्योंकि आपने उसको कंप्लीटली आपने उसको एक्सपोज कर दिया, उनके पार्टी को आपने एक्सपोज किया। सवाल ये है कि गोधरा क्या गुजरात कभी भूल सकता है? कितना भीषण अटैक हुआ, निर्दोष जो कार सेवक जो वहां से लौटे थे आज जैसे एक बहुत ही अच्छा काम करके, दिव्य काम करने के बाद उनको जिंदा जलाना, घास में डाल के वहां पे ट्रेन के अंदर, ये काम जो है गुजरात क्या पूरा हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो एंटी रेडिकल सेल का जो बात किया नड्डा जी ने, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर राज्य में ये इनका जो जहर जो है रेडिकलेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का जहर फैल रहा है। मैं ओरिजिनली केरल का हूँ, केरल का क्या हालत है क्या बताऊं आपको। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में, यहाँ भी जो रेडिकल सेल जो है, आप देखिए इन्होंने बहुत सारे जिहादी लोगों को यहाँ से पकड़ा है। ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, उनके इतने संपत्ति, इतने पैसे फॉरेन से हजारों करोड़ रुपए उनके पास आते हैं, उसका दुरुपयोग करके जो नौजवान है उनको कंप्लीटली ब्रेन वॉश करते हैं इस्लाम के फेवर में और देश के खिलाफ। और इसीलिए ऐसे लोगों पर हथौड़ा चढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए ऐसे लोगों पर हथौड़ा चलना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जी भावना जी आपके पास आ रही, जी बालाकृष्ण जी आती हूँ मैं आपके पास। भावना दवे जी, आपने देखा दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो हम मुद्दे की बात कर रहे थे, मुद्दों का जवाब नहीं था, और थोड़ी देर पहले अभी अजीत जी फिर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जबकि मैंने अपने कार्यक्रम में फिर से मैं लाइव हूं और मैं सीधे फिर से अजीत जी से कह रही हूं कि अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर उनको मेरे प्रश्नों का सामना करने की हिम्मत है तो मैं उनको लाइव भी ये चैलेंज कर रही हूं कि दोबारा हमारे साथ जुड़िए जरूर, क्योंकि मेरा प्रश्न सीधा सीधा था। भावना जी, मेरा प्रश्न सीधा सीधा था मुद्दों की बात। अजीत जी ने जब अपने पहला वक्तव्य शुरू किया, अपनी पहली पंक्ति में उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने बेरोजगार युवाओं की बात की, बेरोजगारी की को जोड़ते हुए उन्होंने महिला सम्मान की बात की थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेरे प्रश्न तीखे हो गए, उन्होंने मुझे ही निर्लज्ज बना दिया। तो महिला सम्मान की बात करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता महिला को ही अगर सम्मानित नहीं कर पाए, महिला को ही सम्मान ना दे पाए, तो फिर उनसे कैसी अपेक्षा रखी जाए? बिल्कुल रागिनी जी, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है कि एक महिला एंकर को के साथ इस तरह से बर्ताव करना, ये कांग्रेस का चरित्र उजागर करता है। कांग्रेस का ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा ही चरित्र है, गाली गलौज करना और अपमान करना। वो महिला को सम्मान कैसे दे सकते हैं? आपने ही कहा कि जब प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो मुझे तो आप नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं, इस देश की रक्षा करने वाली हमारी जो सेना है, वो सेना के अध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक को भी उस समय आपने देखा था, वो सबूत मांगते थे। अरे भाई, देश की रक्षा के लिए जो कुछ हो रहा है उसमें जाहिर में सबूत नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ रागिनी जी कि गुजरात में गोधरा में जो कुछ हुआ उसके बाद गुजरात बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। हमारे मुसलमान भाइयों भी भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, और हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं। ये जो 3 तलाक वाला बिल आया, तो यहाँ हमारे गुजरात में मुस्लिम महिलाएं भी बहुत खुश है कि चलो बहुत समय के बाद हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने हमको न्याय दिलाया, एक मानवीय वर्तन हमारे साथ किया है। तो इस बात से सब खुश है, मुस्लिमों भी
और उनको लगता है कांग्रेस को और अन्य पार्टी को कि मुसलमान भाजपा को वोट देंगे, और इसलिए वह भ्रम पैदा करने के लिए। ठीक है, तो भावना जी क्या आप मुझे समझा सकती हैं? भावना जी क्या आप मुझे समझा सकती हैं? हालांकि अजीत जी अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारी तरफ से कोशिशें हो रही है कि वो जरूर हमारे साथ कार्यक्रम में फिर से जुड़े। लेकिन भावना जी, मेरा एक और बड़ा सीधा सा प्रश्न है, क्योंकि हम चुनावों की बात कर रहे हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जब पहले चरण के चुनाव में सौराष्ट्र है और दक्षिण गुजरात है, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में से सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को 2017 में बहुत अच्छा मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाया था। ऐसी परिस्थिति में इस बार क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव आने वाला है? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि गुजरात की जनता बहुत कुछ समझ चुकी है और गुजरात की जनता समझकर ही इस बार वोट करने वाली है, तो आपको लग रहा है कि इस बार इन क्षेत्रों में भी एक बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको? बिल्कुल रागिनी जी, आज मैं जो कहती हूँ बिल्कुल 100 टच की बात है, 100%। सौराष्ट्र में एक तो बिजली पानी सब कुछ हमने किया है। लास्ट चुनाव में क्या हुआ था कि पटेलों का जो आंदोलन एक चल रहा था, आज ऐसी कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। सब समझ गए हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए सौराष्ट्र हो या दक्षिण गुजरात हो, सभी में माहौल बहुत ही बढ़िया है। और इसलिए दोनों आज कल जो चुनाव है उसमें हमारी पार्टी सबसे आगे रहेगी, अग्रेसर रहेगी, बल्कि और जो पार्टी है उनका सदस्यता भी जाएगी। के बालाकृष्णन जी, भावना जी तो बहुत आश्वस्त है, लेकिन देखिए कांग्रेस तो अभी तो वो डिबेट के मैदान से ही भाग गई है। अजीत जी वापस नहीं आ रहे हैं, बहुत कोशिशें की जा रही है, बार बार उनको कॉल किया जा रहा है। एनीवेज, जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो इस बार आम आदमी पार्टी भी पहुंची हुई है, तो क्या आपको लगता है कि खेल बनेगा, बिगड़ेगा, कुछ ऐसा सिनेरियो? जल्दी से सर, लास्ट कमेंट है आपका, के बालाकृष्णन जी। देखिए आम आदमी पार्टी का वहाँ के वजूद क्या है? गुजरात में कोई वजूद नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि हमने ये जरूर देखा कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है पहले चरण में, वहां बड़ा उन्होंने जोर लगाया था। ना देखिए जोर जो है, क्योंकि फंड इतने पैसे आते हैं ना खालिस्तान लोगों से, जो फॉरेन में, कनाडा में, जर्मनी स्थित है, वहां से फंड इतना आता है। और फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है केजरीवाल, कितने लोग वहां से आते हैं। पॉपुलर, मेरा इंफॉर्मेशन है, पॉपुलर फ्रंट के कार्डर्स बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से वहां पे गुजरात में आए हैं, मुस्लिम वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए वहां पे कोशिश कर रहे हैं। पैसा तो बेशुमार पैसा उनके पास है, तो पैसे की ताकत पर उनको लगता है। और ये कोई पत्रकार किसको ना कोई जानता है, उसको वो बोलते हैं वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर का फेस रहेगा। इस तरह का कोई तमाशा है क्या? पंजाब की बात अलग थी, पंजाब में वहां पे पहले लोकसभा के चुनाव लड़े थे, वहां पे कुछ सेटअप था, कुछ नेटवर्क था आम आदमी पार्टी का। लेकिन गुजरात जो है इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। गुजरात में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का वहां पे सरकार है, संगठन बहुत ही मजबूत है। और आपने जो अभी जिक्र किया कि साउथ गुजरात और सौराष्ट्र का, वहां भी मेरा इंफॉर्मेशन है कि माहौल बहुत बदल गया है, लोग पछताते हैं। चलिए, माहौल बदला है और बदले हुए माहौल में इस बार क्या परिवर्तन होता है, इस पर तो हमारी भी नजर रहेगी। हम बस सुदर्शन न्यूज की तरफ से आप सभी से अपील जरूर करेंगे कि वोट देने जरूर जाइएगा। वोट देना आपका अधिकार है, क्योंकि आपको ये अधिकार है कि आप अपना भविष्य तय करें, आप अपना भविष्य सुनिश्चित करें, आप अपने लिए सरकार चुने। इसलिए घर नहीं बैठना है, वोट जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद के बालाकृष्णन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन हमें देख रहे हो तो जितना भी उन्होंने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुभते हुए सवालों का वो सामना नहीं कर पाए, लेकिन सामना उन्हें जनता का जरूर करना पड़ेगा। जनता का सामना करने वाले ही दरअसल सोचे समझे कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, जनता के लिए उन्हें क्या करना है, और किया और करना के बीच का जो खाली वैक्यूम है उसे जो भर पाया है, उसी को मिला है जनादेश, उसी को मिला है जनाधार। पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर सुबह से ही हमारी नजर बनी रहेगी। सुदर्शन न्यूज पर जुड़िएगा जरूर। पल पल पर 89 सीटों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे। हर एक जगह पर क्या स्थिति है, सारी स्थिति का लेखा जोखा आपके बीच रखना हम सुबह से ही शुरू कर देंगे, इसलिए सुबह से ही सुदर्शन न्यूज देखिएगा जरूर। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय એમાં એવો પાઠ શીખવાડ્યો कि आपसे 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे,
फिलीपींस को रेप करने वालों को उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल